नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अपनी जेब से निकालिए एक 500 का नोट। जरा ध्यान से देखिए इसे। देखा? इस पर वाटरमार्क है, एक चमकती हुई पट्टी है, होलोग्राम भी है। ये सारी चीजें इसे असली बनाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये नोट बनता कैसे है? और इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 2010 में ऐसा हुआ कि जो कंपनी हमारे नोट बनाती थी, उसी ने धोखा दे दिया और साथ में पाकिस्तान 400 करोड़ रुपए के नकली नोट फैला रहा था भारत में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी सच्चाई। पहले समझते हैं नोट में होता क्या है। देखो दोस्तों, एक नोट में बहुत सारी चीजें होती हैं। वाटरमार्क जो रोशनी में दिखता है, सिक्योरिटी थ्रेड यानी बीच में चमकती हुई पट्टी, होलोग्राम जो हिलाने पर रंग बदलता है, और स्पेशल स्याही जो काउंटर पर टेस्ट होती है। ये सब चीजें 2010 से पहले एक विदेशी कंपनी से आती थीं। कंपनी का नाम था डीलारू। ये एक ब्रिटिश कंपनी थी और ये कोई छोटी कंपनी नहीं थी यार। 1821 में बनी थी, मतलब लगभग 200 साल पुरानी। दुनिया के 140 से ज्यादा देशों के लिए करेंसी का काम करती थी। भारत का आरबीआई इस कंपनी से तीन चीजें खरीदता था। करेंसी पेपर यानी वो स्पेशल कागज जिस पर नोट छपते हैं, सिक्योरिटी थ्रेड यानी वो चमकती पट्टी, और होलोग्राम के साथ बाकी सिक्योरिटी फीचर्स। हर साल करोड़ों रुपए की डील होती थी। सब ठीक चल रहा था। आरबीआई को पूरा भरोसा था इस कंपनी पर। फिर 2010 में धमाका हुआ। आरबीआई जब भी सामान मंगाता है तो उसकी जांच करता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। 2010 में भी ऐसी ही जांच हुई। डीलर से जो करेंसी पेपर आया था उसे लैब में टेस्ट किया गया और जब रिपोर्ट आई सब चौंक गए। क्वालिटी बिल्कुल बेकार थी। पेपर वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। वाटरमार्क सही नहीं थे। सिक्योरिटी फीचर्स कमजोर थे। अगर नोट की क्वालिटी कमजोर है तो नकली नोट बनाना आसान हो जाता है, और नकली नोट मतलब पूरे देश की इकोनॉमी खतरे में। और बड़ा धोखा तो अभी बाकी था। जब आरबीआई ने गहराई से जांच की तो पता चला कि डीलारू ने टेस्ट सर्टिफिकेट में भी धांधली की थी। जब कंपनी सामान देती है तो एक रिपोर्ट भी देती है जिसमें लिखा होता है कि हमने टेस्ट किया है, सब परफेक्ट है। डीलारू ने फर्जी रिपोर्ट बनाई। उनमें लिखा था सब ठीक है, लेकिन असलियत में क्वालिटी खराब थी। और सबसे बुरी बात, खुद कंपनी के कर्मचारियों ने ये मान लिया। मतलब साफ था, ये गलती नहीं, जानबूझकर किया गया धोखा था। सरकार ने फौरन एक्शन लिया। जब ये बात वित्त मंत्रालय तक पहुंची तो फौरन एक्शन लिया गया। उस वक्त प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे। फैसला हुआ, बंद करो इनकी सप्लाई अभी। 2010 के आखिर तक सब बंद हो गया। फिर 2011 में गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से मना कर दिया। डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। 200 साल पुरानी कंपनी जो इतने देशों के लिए काम करती थी, उसे भारत ने निकाल बाहर किया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा खुलासा सामने आया। जब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने डीलारू की जांच की तो एक चौंकाने वाली बात पता चली। ये कंपनी सिर्फ भारत को ही नहीं, पाकिस्तान को भी सप्लाई कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, एक ही कंपनी भारत और पाकिस्तान दोनों को करेंसी का माल दे रही थी। दोनों देश जो कि दुश्मन हैं। मान लो एक कंपनी तुम्हारे घर की चाबी बनाती है और वही कंपनी तुम्हारे दुश्मन की भी चाबी बनाती है। अब भले ही कंपनी कहे हम एक की चाबी दूसरे को नहीं देते, लेकिन सुरक्षित तो नहीं लगेगा ना। यही हाल यहाँ था। अगर कंपनी चाहे तो डेटा लीक कर सकती थी, डिजाइन शेयर कर सकती थी। पैसे के लालच में कुछ भी हो सकता था। ये पूरे देश की सुरक्षा का सवाल था भाई। फिर 2016 में पनामा पेपर्स का धमाका हुआ। 2016 में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा लीक हुआ, पनामा पेपर्स। इसमें पूरी दुनिया के नेताओं और कंपनियों के घोटाले सामने आए और डीलारू का नाम भी निकला। खुलासा हुआ कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए डीलारू ने दिल्ली के समरेंद्र खोसला नाम के एक बंदे को भारी कमीशन दिया था। कितना कमीशन? पूरे 15%। मतलब अगर डील 100 करोड़ की है तो 15 करोड़ सिर्फ कमीशन में गए। पैसा सीधे नहीं दिया गया था। सीधे तो नहीं दे सकते थे ना। तो समरेंद्र खोसला की एक कंपनी थी पनामा में, उसके जरिए पैसे दिए गए थे। पनामा इसलिए क्योंकि वहां टैक्स कानून बहुत ढीले हैं। लोग वहां कंपनी बनाते हैं ताकि गड़बड़ लेन देन छुपा सकें। तो साफ था, ये रिश्वत थी। कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए पैसे बांटे गए थे। फिर 2023 में सीबीआई ने एंट्री ली। जनवरी 2023 में सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की अरविंद मायाराम के खिलाफ। ये 2012 से 2014 तक भारत के वित्त सचिव थे, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के सबसे बड़े अफसर। बात ये थी कि 2013 में डीलारू का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। कंपनी तो ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी 2011 में, लेकिन फिर भी मायाराम साहब ने इनको 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया। ब्लैकलिस्ट कंपनी को एक्सटेंशन, कुछ गड़बड़ तो साफ थी। सीबीआई अभी भी जांच कर रही है। पूरी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। तो अब तक क्या हुआ? क्वालिटी में धोखा, फर्जी रिपोर्ट्स, पाकिस्तान को भी सप्लाई, रिश्वत, फिर एक्सटेंशन। पूरा खेल चल रहा था भाई। उसी समय एक और बड़ा खेल चल रहा था। डीलारू के खेल के साथ साथ एक और बड़ा खतरा था। पाकिस्तान की आईएसआई ने नकली भारतीय नोट छापने शुरू कर दिए थे।
और ये कोई छोटा काम नहीं था यार, ये पूरा एक ऑपरेशन था, इकोनॉमिक टेररिज्म। आईएसआई को भारत में नेटवर्क चाहिए था। आईएसआई अकेले तो ये काम नहीं कर सकती थी, उसे भारत में एक मजबूत नेटवर्क चाहिए था, और ये नेटवर्क मिला दाऊद इब्राहिम के जरिए। दाऊद 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड, भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, पाकिस्तान के कराची में रहता है और उसका पूरे भारत में अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क फैला हुआ है। आईएसआई और दाऊद ने मिलकर पूरा प्लान तैयार किया। नकली नोट छापो और भारत में फैला दो। नकली नोट पाकिस्तान की सरकारी प्रेस में छपते थे। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये नकली नोट किसी छुपी हुई जगह में नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सरकारी प्रेस में छपते थे। जी हाँ, सरकारी प्रेस में। मतलब ये सिर्फ कुछ गुंडों का काम नहीं था, पाकिस्तानी सरकार भी इसमें पूरी तरह से शामिल थी। और क्वालिटी इतनी बढ़िया थी कि बैंक के लोग भी धोखा खा जाते थे। असली और नकली में फर्क नहीं पता चलता था। फिर ये नोट भारत तक पहुंचते थे। पूरा रूट बहुत सोच समझकर बनाया गया था। पहले पाकिस्तान से बांग्लादेश भेजे जाते थे। वहां पहुंचना आसान था, पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच अच्छे रिलेशंस थे। फिर बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के मालदा में आते थे। मालदा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास है और वहां तस्करी बहुत होती है। इसके बाद दाऊद के गैंग का काम शुरू होता था। उसका पूरे भारत में फैला हुआ नेटवर्क इन नोटों को हर जगह पहुंचा देता था। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हर जगह। एनआईए की स्टडी में चौंकाने वाले आंकड़े आए। एनआईए ने जब स्टडी की तो पता चला कि भारत में लगभग 400 करोड़ रुपए के नकली नोट घूम रहे थे। 400 करोड़, सोचो कितनी बड़ी रकम है। इसके पीछे दो बड़े मकसद थे। पहला मकसद था भारत की इकोनॉमी को कमजोर करना। जब नकली नोट चलन में आते हैं तो लोगों को पैसे पर भरोसा खत्म हो जाता है, महंगाई बढ़ती है, पूरी इकोनॉमी हिल जाती है। दूसरा मकसद था आतंकवाद को फंडिंग देना। कश्मीर में आतंकवादियों को पैसे चाहिए, हथियार खरीदने हैं, तो इन नकली नोटों से उनको फंड किया जाता था। तो देखो, एक तरफ डीलारू का खेल, दूसरी तरफ आईएसआई दाऊद का खेल। दोनों तरफ से हमला हो रहा था भारत पर। भारत ने फैसला किया, अब बस। इन सब घटनाओं के बाद भारत सरकार को एक बात बिल्कुल साफ हो गई, अपनी चीजें खुद बनानी होंगी। विदेशी कंपनियों पर निर्भर नहीं रह सकते। अब से भारतीय नोट से जुड़ी हर चीज भारत में बनेगी। पेपर, स्याही, सिक्योरिटी थ्रेड, होलोग्राम, सब कुछ। दो संस्थाओं को जिम्मेदारी मिली। BRBNMPL, ये आरबीआई की कंपनी है, इसका काम है नोट छापना। SPMCIL, ये सरकार की कंपनी है, इसका काम है सिक्योरिटी पेपर और स्याही बनाना। फिर काम शुरू हुआ दो मुख्य जगहों पर। मैसूरू, कर्नाटक में, यहाँ सबसे बड़ी प्रिंटिंग प्रेस है, पूरी फैसिलिटी को नया बनाया गया। सालबोनी, पश्चिम बंगाल में, यहाँ भी बड़ी प्रेस है, नई मशीनें लगाई गई। 2012 से 2022 तक करोड़ों रुपए खर्च हुए। नई टेक्नोलॉजी आई, नई मशीनें आईं और भारतीय इंजीनियरों ने ये सब किया। 28 मार्च 2022, ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया। इस दिन आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मैसूरू में एक खास फैक्ट्री खोली, नाम दिया वर्णिका। वर्णिका में वो स्पेशल स्याही बनती है जो नोटों पर लगती है, वो स्याही जो अलग अलग एंगल से देखने पर रंग बदलती है। पहले ये स्याही स्विट्जरलैंड और जर्मनी से आती थी, अब पूरी तरह से भारत में बनती है। इस फैक्ट्री की कैपेसिटी है 1500 मीट्रिक टन प्रति वर्ष। आज भारत लगभग 95-98% आत्मनिर्भर है। अब क्या क्या भारत में बनता है? करेंसी पेपर 100% भारत में, वाटरमार्क 100% भारत में, सिक्योरिटी थ्रेड 90% भारत में, स्याही 95% भारत में। बस कुछ स्पेशल केमिकल्स आयात होते हैं, उस पर भी काम चल रहा है। इससे बड़े फायदे हुए। पहला, सुरक्षा बढ़ गई, अब कोई विदेशी कंपनी नहीं जानती कि हमारे नोट कैसे बनते हैं। दूसरा, पैसे की बचत, हर साल करोड़ों डॉलर बच गए जो विदेशी कंपनियों को जाते थे। तीसरा, हजारों लोगों को रोजगार मिला। चौथा, अब हम दूसरे देशों को भी ये टेक्नोलॉजी बेच सकते हैं। फिर 8 नवंबर 2016 की वो रात आई। नकली नोटों की समस्या से निपटने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी टीवी पर आए और घोषणा की, रात 12 बजे से 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हो जाएंगे। पूरे देश में सनसनी फैल गई। इसके पीछे 4 बड़े मकसद थे। पहला, नकली नोटों का खात्मा। आईएसआई दाऊद के 400 करोड़ के नकली नोट एक झटके में बेकार हो गए। दूसरा, ब्लैक मनी पर वार, जो लोग घर में करोड़ों छुपा कर रखे थे उनकी मुसीबत आ गई। तीसरा, आतंकवादियों की फंडिंग रुक गई। चौथा, लोगों को डिजिटल पेमेंट की तरफ लाना था। शुरू में परेशानी हुई, फिर बड़े फायदे मिले। शुरुआत में तो परेशानी हुई, एटीएम में लंबी लाइनें लगी, बैंकों में भीड़ हो गई, छोटे दुकानदारों को दिक्कत हुई। लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया और लंबे समय में बड़े फायदे दिखे। नकली नोटों में 90% की कमी आई, डिजिटल पेमेंट 10 गुना बढ़ गया, यूपीआई ने तो धूम मचा दी। आतंकी फंडिंग पर बड़ा झटका लगा, नए नोट ज्यादा सुरक्षित आए। और जो नए 500, 2000 के नोट आए वो बहुत ज्यादा सुरक्षित थे। नया डिजाइन, बेहतर होलोग्राम, कलर बदलने वाली स्याही, सब कुछ अपग्रेड था। और सबसे बड़ी बात, ये सब 100% मेड इन इंडिया थे।
इस कहानी से बड़ी सीख मिलती है। पहली सीख, विदेशी कंपनियों पर अंधा भरोसा खतरनाक है। डी लारू 200 साल पुरानी थी, फिर भी धोखा दे गई। दूसरी सीख, जब सरकारी अफसर कमीशन लेने लगते हैं तो पूरे देश की सुरक्षा खतरे में आ जाती है। तीसरी सीख, आत्मनिर्भरता सिर्फ नारा नहीं, जरूरत है। संवेदनशील चीजें अपने देश में बनानी चाहिए। चौथी सीख, पाकिस्तान की आईएसआई हमेशा भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रही है। आज भारत एक मजबूत जगह पर खड़ा है। आज 2024-25 में हमारे नोट 95% से ज्यादा भारत में बनते हैं। वर्णिका फैक्ट्री फुल स्पीड में काम कर रही है। हर दिन लाखों नोट छप रहे हैं। नकली नोटों में 80 से 90% की कमी आई है। डी लारू को कभी वापस मौका नहीं मिला। कुछ सवालों के जवाब अभी भी अधूरे हैं। डी लारू ने जानबूझकर भारत के रहस्य पाकिस्तान को बेचे या नहीं, इसका पक्का सबूत नहीं मिला। लेकिन जो हुआ वो काफी था। क्वालिटी में धोखा, दोनों देशों को सप्लाई, रिश्वत। अरविंद मायाराम का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। पूरी सच्चाई शायद कभी सामने ना आए, लेकिन एक बात तय है, भारत ने सबक सीख लिया। आज जब हमारे नोट पूरी तरह से मेड इन इंडिया हैं, तो हम गर्व से कह सकते हैं, हमने वो दरवाजा बंद कर दिया जहां से दुश्मन घुसने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, ये थी भारत के नोटों की पूरी सच्ची कहानी। एक विदेशी कंपनी का धोखा, पाकिस्तान का खेल और फिर भारत का मजबूत जवाब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं, शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये जानकारी मिले। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।